दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज स्थिर विद्युतिकी के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। अब जैसा कि नाम से ही विदित है, यह द्विध्रुव है। द्विध्रुव अर्थात जिसमें दो ध्रुव हों। यहां पर आवेशों के ध्रुव होंगे। तो दो ध्रुवों से निर्मित निकाय द्विध्रुव कहलाता है। यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे, एक आवेश प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू होगा, क्योंकि हमने कहा है द्विध्रुव में दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे और ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर स्थित होंगे। तो यहां पर हमने एक व्यवस्था दर्शाई है जिसमें बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू है, इसी प्रकार बिंदु बी पर आवेश प्लस क्यू है। तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, अर्थात दोनों आवेश समान हैं, जबकि इनकी प्रकृति विपरीत है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तथा ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर स्थित हैं। यह दूरी 2a है। तो a तथा b बिंदुओं के मध्य दूरी अर्थात माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों के मध्य दूरी 2a है। इस 2a को हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अर्थात 2a द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है। उदाहरण के लिए NH3 अर्थात अमोनिया, H2O अर्थात पानी, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी विद्युत द्विध्रुव हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश 2a दूरी पर स्थित हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आवेश तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो यदि हम इस द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो यहां पर आवेश q है तथा आवेश के मध्य की दूरी 2a है। तो इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू 2a होगा। तो P इक्वल टू q इंटू 2a। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहां पर हमने सदिश का चिन्ह लगाया है। तो वेक्टर P इक्वल टू q इंटू 2a। तो यह हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, अर्थात ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगा। मात्रक। यदि हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया है जिसमें बिंदु ए पर आवेश प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर आवेश माइनस क्यू है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2a है। अब हम द्विध्रुव के केंद्र O से
आर दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। अब बिंदु P को A से मिलाया तथा यह दूरी अर्थात AP R1 है। इसी प्रकार हम बिंदु B को बिंदु P से मिलाते हैं तथा P की B से दूरी अर्थात BP इक्वल टू R2 है। बिंदु A से OP पर लंब AD डाला। इसी प्रकार हमने इस PO को पीछे की ओर बढ़ा दिया है तथा बिंदु B से हमने इस रेखा पर लंब BC डाला है। ये कोण थीटा और ज्यामिति से ये कोण भी थीटा होगा, तो ये भी हमारा थीटा अर्थात कोण AOD इक्वल टू थीटा तथा कोण BOC इज इक्वल टू थीटा। AB का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2A प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु A पर आवेश प्लस Q है। इस प्लस Q आवेश के कारण यदि हम बिंदु P पर विभव निकालें तो विभव का सूत्र है KQ अपॉन R और यहां पर R R1 है जो कि बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी है। सो V1 इक्वल टू KQ अपॉन R1, क्योंकि यह आवेश धनात्मक है इसलिए विभव भी धनात्मक होगा, इसलिए V1 को हमने प्लस KQ अपॉन R1 लिखा है। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P पर विभव। अब यहां पर आवेश माइनस Q है। इस आवेश से बिंदु P की दूरी R2 है, सो V2 इज इक्वल टू K इंटू माइनस Q अपॉन R2 अर्थात माइनस KQ अपॉन R2। सो V2 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। त्रिभुज OAD में cos थीटा इक्वल टू, तो त्रिभुज OAD में cos थीटा निकालें तो cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण और यहां पर आधार है OD और कर्ण है OA। सो cos थीटा इक्वल टू OD अपॉन OA और OA स्मॉल a, क्योंकि AB जो कि द्विध्रुव की लंबाई है वो 2a है और O हमारा केंद्र है, इसलिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू a होगा। तो OA की जगह हम स्मॉल a लिख देते हैं। सो cos थीटा इक्वल टू OD अपॉन a और यहां से OD अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा a cos थीटा। सो OD इक्वल टू a cos थीटा। अब AP का मान हमें ज्ञात करना है, तो AP जिसे हमने R1 कहा है, चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बिंदु A है ये D के अत्यंत समीप है। तो यदि A D के अत्यंत समीप है तो A को मैं यहां पर मानूं, सो AP क्या हो जाएगा OP माइनस OD। तो यदि हम इसमें से ये वैल्यू घटा दें तो हमें AP मिल जाएगा। सो AP इक्वल टू OP माइनस OD। अब OP R है तथा OD a cos थीटा है, सो AP होगा R1 इक्वल टू R माइनस a cos थीटा। इसी प्रकार यदि हम R2 का मान ज्ञात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बिंदु B है ये C के अत्यंत समीप होगा, तो हमें BP अर्थात R2 का मान ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा OP प्लस OC। सो R प्लस a cos थीटा, क्योंकि OC हमारा a cos थीटा होगा, जैसे हमने OD निकाला है उसी प्रकार OC निकलेगा। सो R2 इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। तो R1 R माइनस a cos थीटा, R2 R प्लस a cos थीटा।
सो V1 हमारा ये था, V2 ये था। द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव, अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2। तो बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करें तो हो जाएगा V1 प्लस V2। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 की जगह हम ये मान यहां पर रख देते हैं, इसी प्रकार इस V2 की जगह हम माइनस के क्यू अपन R2 यहां पर रख दें। सो V इज इक्वल टू के क्यू अपन R1 माइनस के क्यू अपन R2। तो दोनों में के क्यू कॉमन आ जाएगा, और जैसे आप के क्यू कॉमन लोगे ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये हमने यहां पर लिखा है V इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब R1 इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा ये हमने निकाला था, R2 इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा ये भी हमने निकाला था। तो ये R1 और R2 के जो मान है इसे हम यहां पर रख देते हैं। तो R1 की जगह R माइनस ए कॉस थीटा, और इस R2 की जगह R प्लस ए कॉस थीटा हम यहां पर रख दें। सो V इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। अब इसे हल करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम आ जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कि हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से निकाल लिया है। अब यहां पर 1 है, तो R माइनस ए कॉस थीटा का अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा R प्लस ए कॉस थीटा। सो R प्लस ए कॉस थीटा माइनस यहां पर R प्लस ए कॉस थीटा है, सो R प्लस ए कॉस थीटा का भाग इसमें दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा R माइनस ए कॉस थीटा। तो हमने यहां पर R माइनस ए कॉस थीटा लिख दिया है। सो V इक्वल टू के क्यू इंटू R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। ये R से R कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 2a cos थीटा। सो V इक्वल टू के क्यू, और ये बन गया 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा k q इंटू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब q इंटू 2a होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हमने p कहा था, तो इस q इंटू 2a की जगह हम p लिख देते हैं। So V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो V का मान हमें यह प्राप्त हो गया है। एक छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव से तात्पर्य हमारा ऐसे द्विध्रुव से होता है जिसकी लंबाई अर्थात द्विध्रुव लंबाई अत्यंत कम होती है। सो A इज वेरी मच लेस देन R। तो हम इस a स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। सो V आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। सो V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यदि हम इसको R से गुणा और R से भाग दें तो ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू R हो गया R क्यूब। सो V इक्वल टू के पी आर कॉस थीटा अपॉन R क्यूब। अब A डॉट B होता है ए बी कॉस थीटा। सो पी आर कॉस थीटा हो जाएगा P डॉट R। सो V इक्वल टू के पी डॉट R अपॉन R क्यूब। अब यदि हम इस वेक्टर R को R इंटू आर कैप लिखें, आर कैप से तात्पर्य एकंक सदिश से है, तो इस वेक्टर R को हमने R इंटू आर कैप लिखा है। सो एक R को कैंसिल करें तो नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू के P डॉट आर कैप अपॉन R स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। सो V इक्वल टू के P डॉट आर कैप अपॉन R स्क्वायर। विशिष्ट परिस्थितियां,
फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर धनात्मक आवेश की ओर स्थित हो, तो ये हमारा द्विध्रुव था। ये बिंदु A जिस पर आवेश प्लस Q, ये बिंदु B जिस पर आवेश माइनस Q, और ये कोण हमने थीटा लिया था, ये बिंदु P था। हम कह रहे हैं कि ये जो बिंदु P है ये द्विध्रुव के अक्ष अर्थात AB पर है और किधर है, धनात्मक आवेश की ओर अर्थात यहां पर है। तो यदि बिंदु P यहां पर आ जाता है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये डायग्राम था, बिंदु P हमारा यहां पर आ गया है, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे P A की ओर आएगा ये थीटा कम होता जाएगा, और जब बिंदु P A की ओर आ जाता है, ये इस अक्ष पर आ जाता है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस थीटा को 0 कर देते हैं और cos 0 का मान होता है 1, तो v क्या आ जाएगा, kp अपॉन आर स्क्वायर। सो v इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर। जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ऋणात्मक आवेश की ओर स्थित हो, अब बिंदु P इस अक्ष पर ऋणात्मक आवेश की ओर अर्थात इधर आ जाता है, तो जैसे जैसे P B की ओर होगा थीटा का मान बढ़ेगा, और जैसे यहां पर आ जाएगा थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यदि हम यहां पर 180 डिग्री रखें, सो cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये cos थीटा हो गया -1, सो v आ जाएगा -kp अपॉन आर स्क्वायर। सो v इक्वल टू -kp अपॉन आर स्क्वायर। और थर्ड कंडीशन है, जब बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष से तात्पर्य बिंदु P ऐसी स्थिति में हो जो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और जैसे आप यहां पर 90 डिग्री रखोगे cos 90 होता है 0, तो v आ जाएगा 0। सो v इक्वल टू 0। तो यदि बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये हमारा द्विध्रुव था और हमने इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात किया था। अब हम क्या करते हैं, इस OP को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, तो बिंदु P पर R की दिशा में अर्थात त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र ER, तो PM की दिशा में विद्युत क्षेत्र ER तथा इसके लंबवत, तो PM के लंबवत अर्थात PM की दिशा में विद्युत क्षेत्र E थीटा है। अब हम क्या करते हैं, इस समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं, तो ER और E थीटा का जो परिणामी मान होगा वो इस दिशा में होगा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E, और ये जो E है ये ER के साथ में अल्फा कोण बनाता है, तो मैं ER, E थीटा, अल्फा और कुल विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का त्रिज्य घटक अर्थात ER का मान यदि हम ज्ञात करें तो वो क्या होगा, हमारे पास में एक सूत्र है ER इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध निकाला था, वो क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल V या माइनस dV अपॉन dr। यहां पर E के दो घटक हैं, एक R दिशा में अर्थात त्रिज्य दिशा में और दूसरा थीटा की दिशा में है। सो ER हो जाएगा माइनस डेल V बाई डेल R और E थीटा होता है माइनस 1 अपॉन R डेल V बाई डेल थीटा। अब V हमें ज्ञात है, हम V का R के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। V KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर और ER निकालना है, सो माइनस डेल बाई डेल R ऑफ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। KP cos थीटा
कांस्टेंट, और 1/r² का डिफरेंशियल होगा -2/r³। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, सो ई आर आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r³। सो ई आर इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ kp cos थीटा अपॉन r²। इस v की जगह हमने ये मान रख दिया है। अब kp cos थीटा कांस्टेंट और ये माइनस बाहर पहले से ही है, सो माइनस kp cos थीटा और 1/r² का हो गया -2/r³। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, सो 2kp cos थीटा अपॉन r³। विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक अर्थात ई थीटा, सो ई थीटा इक्वल टू -1/r डेल वी बाई डेल थीटा। इस v की जगह हम ये मान यहां पर रख दें, सो -1/r डेल बाई डेल थीटा ऑफ kp cos थीटा अपॉन r²। यहां पर kp अपॉन r² नियत रहेगा क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं और cos थीटा का आंशिक अवकलन माइनस साइन थीटा, सो -1/r kp अपॉन r² कांस्टेंट और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दें तो यह आ जाएगा kp साइन थीटा अपॉन r³। सो kp साइन थीटा अपॉन r³, सो ई आर 2kp cos थीटा अपॉन r³ और ई थीटा kp साइन थीटा अपॉन r³। ई आर हमने ये निकाला है, ई थीटा ये आया है। P पर कुल विद्युत क्षेत्र, अब यदि हम P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालें तो ई आर इधर था, ई थीटा इधर था, हमने ये समांतर चतुर्भुज पूरा किया था, तो ई आ जाएगा रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। सो ई इक्वल टू रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ई आर ये है, ई थीटा ये है, ये दोनों मान आप यहां पर रख दो। सो ई इक्वल टू, इस रूट को मैंने पावर हाफ लिख दिया है, ई आर की जगह 2kp cos थीटा अपॉन r³, ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर प्लस ई थीटा की जगह kp साइन थीटा अपॉन r³, ये स्क्वायर। अब अगर हम खोलें तो kp अपॉन r³ यहां पर भी है और kp अपॉन r³ यहां पर भी है और साथ में स्क्वायर आ रहा है, तो रूट के अंदर आएगा kp अपॉन r³ होल स्क्वायर, पर जैसे आप रूट से बाहर निकालोगे ये बन जाएगा kp अपॉन r³। सो kp अपॉन r³। अब यहां पर क्या बचा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचा है साइन थीटा का स्क्वायर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो ई आ जाएगा kp अपॉन r³ रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला या तो कॉस में रहे या साइन में रहे, तो यदि आपको कॉस में रखना है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, तो ई का मान हो जाएगा kp अपॉन r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ई इक्वल टू kp अपॉन r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E का मान होगा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात अल्फा में निकालना है, तो हमारा डायग्राम था। अल्फा निकालें तो यदि हम ये ट्राइंगल लें सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब मतलब ये और ये क्या होगा ई थीटा और आधार ई आर, सो tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर। सो tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा अपॉन ई आर, ई आर ये था, ई थीटा ये है, तो यदि हम इसमें इसका भाग दें तो ये क्या हो जाएगा kp साइन थीटा अपॉन r³ डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा अपॉन r³। तो kp से kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, सी आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, सो हाफ tan थीटा। सो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और ये हो गया
हाफ टेन थीटा। सो टेन अल्फा इक्वल टू हाफ टेन थीटा, और अल्फा निकालेंगे सो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी जो कि ई आर के साथ है। अब ई आर ये है, ई थीटा ये है, ई का मान हमने ये निकाला है, और अल्फा हमारा ये आ गया है। विशिष्ट परिस्थितियां, जब प्रेक्षण बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो यहां पर 0 रखोगे तो cos 0 1, सो ई आर इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब। सो ई आर 2 kp अपॉन आर क्यूब, यहां पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 0, सो ई थीटा इक्वल टू 0, सो ई थीटा इक्वल टू 0। अब यहां पर हम 0 रख रहे हैं, cos 0 1, सो रूट में आ जाएगा 3 प्लस 1, और रूट 3 प्लस 1 ये रूट 4 का मतलब हो गया 2, तो ई आ जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब। और यहां पर यदि 0 रखें तो tan 0 0, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0 डिग्री, सो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। जब प्रेक्षण बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो जैसे यहां पर 90 रखोगे cos 90 0, सो ई आर इक्वल टू 0। यहां पर रखोगे तो sin 91, सो ई थीटा इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब। यहां पर 90 रखेंगे सो cos 90 0, सो ये 0 प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा, सो e इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब, e इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब। और यहां पर 90 डिग्री रखोगे सो tan 90 या tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटिव, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटिव, और tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मतलब 90 डिग्री, तो अल्फा का मान 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम आज का हमारा यह अध्याय समाप्त करते हैं। गुड बाय।